क्या करने वाले हैं। गुड इवनिंग बच्चों। और ये हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो है कैरेक्टरिस्टिक एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ एलएलपी। क्योंकि देखो ये ना एक कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस का। तो आपको ना इसमें कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आप बोलोगे एग्ज़ाम में क्या ये ज़रूरी है? यार हर चीज़ ज़रूरी होती है। हम अब आखिरी में डिसाइड करेंगे किसको ज़्यादा रिवाइज़ करना है, किसको कम रिवाइज़ करना है। बट मुझे लगता है कि एक दो बार आपको हर चीज़ को पढ़ना ही चाहिए, है ना। आगे जाके आपको काम आती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। ठीक है। एलएलपी इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट। ये जब वर्ड आता है ना, जब भी आता है, एक तो ये आर्टिफिशियल बॉडी और कॉर्पोरेट वर्ड आया मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एओपी। ठीक है। सेक्शन 1 क्लॉज डी क्या बोलता है ऑफ द एलएलपी एक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 क्या कहता है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एग्री? यस सर। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ये दिस वर्ड आया मतलब 2008। एंड इट इज़ ए लीगल एंटिटी। अब आप जब किसी भी चीज़ को कंपलसरी रजिस्टर्ड कराते हो तो वो एक अपने में एक एंटिटी बन जाती है, आर्टिफिशियल एंटिटी है। तो हमने कंपनी फॉर्म में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। अब देखो ये जो डेफिनेशन पढ़ रहा है इसमें आपको कंपनी लॉ की झलक आएगी। सॉरी दिस इज हैपनिंग। अब इसमें आपको कंपनी लॉ की थोड़ी बहुत झलक आएगी कि नहीं आएगी। जिन लोगों ने उसको इस्टेब्लिश किया उनकी एंटिटी अलग होगी, ये नेचुरल पर्सन है, और उसकी एलएलपी की एंटिटी अलग होगी, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन, अब ये तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का फीचर हुआ, मैंने पढ़ाया था आपको। व्हाट इज़ परपेचुअल सक्सेशन? पार्टनर्स में कम एंड गो, दे कैन लीव द एलएलपी, है ना, दे कैन डाई, दे कैन बिकम इंसॉल्वेंट। बट उसका फ़र्क एलएलपी पे नहीं पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कंपनी में भी ऐसी होता है ना, कंपनी के मेंबर के आने जाने से कंपनी में फ़र्क नहीं पड़ता, सेम वैसी एलएलपी का भी फ़र्क पड़ने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोचिंग क्लास अगर एलएलपी में तब्दील करता हूँ तो अगर मैं नहीं भी रहूँ फ्यूचर में तो इस एलएलपी कोचिंग क्लासेस और लोग जोड़ सकते हैं एज ए टीचर। मेरे होने नहीं रहने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसमें। ठीक है। और एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस एंड राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ एलएलपी। डेफिनेटली, है ना। बराबर है कि नहीं बराबर है? पार्टनर आते जाते रहेंगे मगर एलएलपी का जो एग्जिस्टेंस है या उसके जो अधिकार है या जो उसकी लाइबिलिटी उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलएलपी की लाइबिलिटीज़ इज़ नॉट द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये भी याद रखना। बराबर कि नहीं बराबर? अब ABCH अगर कोई प्रकार का लोन लेता है ABCH, है ना, एज एन एलएलपी, तो वो उसके पार्टनर्स की लाइबिलिटी नहीं होगी। रिमेंबर, वो ABCH ने लोन लिया है। तो सेक्शन 3 क्या कहता है? अब एलएलपी प्रोवाइडेड एलएलपी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट एंड इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, नेचुरल पार्टनर्स। क्लियर है? समझ में मैंने आपको? चलो जो नेक्स्ट है वो है परपेचुअल सक्सेशन। ये तो अपन पढ़ चुके रहे। इर्रेस्पेक्टिव, इंसॉल्वेंट हो जाए, डेथ हो जाए पार्टनर्स की, वो छोड़ के चले जाए, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखो इंसेनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, एलएलपी की एग्जिस्टेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा अंटिल वो जब तक खुद वाइंड अप ना हो जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? या उसके जो रिडक्शन ऑफ मेंबर्स है वो 2 से कम हो गया और 6 महीने से ज़्यादा काम हो गया तो फिर आप उसको ख़त्म कर सकते हो। इट इज़ अ कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने नाम पे अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। अब ABCH अगर क्लासेस है, अब उनको अगर अपने लिए एक और ज़मीन खरीदनी है क्लासेस की तो ABCH के नाम पे खरीदी जाएगी ना, तो वो उनकी प्रॉपर्टी होगी ABCH क्लासेस की, एलएलपी की, वो उनके टीचर्स की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। क्लियर है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो पता है, जब आपको पता है कि एलएलपी को कंपलसरी रजिस्टर्ड होना है ROC के अंडर, तो जब कोई भी चीज़ एंटिटी रजिस्टर्ड होती है एज एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी तो उसका अपना एक सेपरेट प्रभाव होता है, सेपरेट एंटिटी होती कि नहीं होती है। उसमें एक और चीज़ और थी ना, फिर जो एलएलपी की लाइबिलिटीज़ होगी, है ना, वो पार्टनर पे नहीं आएगी, जो पार्टनर की लाइबिलिटीज़ होगी वो एलएलपी पे नहीं आएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके। एलएलपी की, मगर एलएलपी अपनी लाइबिलिटीज़ के लिए अपने एसेट्स को यूज़ करेगी फुल एक्सटेंट तक। ओके। और पार्टनर उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे जितना उन्होंने कहा है, एग्रीड किया है एग्रीमेंट के थ्रू। व्हाट इज़ दैट मीन? क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी कैन नॉट शैल बी द क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी अलोन। वो पार्टनर के क्रेडिटर्स नहीं माने जाएंगे। सही कि नहीं सही है? म्यूचुअल एजेंसी, ये जहाँ वर्ड आ गया, ये जो चीज़ आती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, एंड एट द सेम टाइम यू आर द प्रिंसिपल एंड एजेंट बोथ। अब पार्टनरशिप फॉर्म में तो अपन पढ़ते थे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, उसमें इम्प्लाइड कंडीशन होती थी, बहुत सारी होती थी कि नहीं होती, कि वो पार्टनर एक ही वक्त पर प्रिंसिपल भी है जब वो पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए फर्म, और वही जब पार्टनरशिप फर्म को कहीं थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है तो एज एन एजेंट कर रहा है। देखो बहुत ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना।
नो पार्टनर इज़ लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। व्हाट इज़ दैट मीन? अगर ABC करके एक LLP है तो बहुत सारे टीचर हैं, तो अगर अब वन ऑफ द टीचर कुछ गलत काम करेगा तो बाकी के टीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। क्लियर है? सो इंडिविजुअल पार्टनर्स को बचाया गया है, देखो शील्ड किया गया, उनको बचाया गया फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर। अब ये 2 टीचर अगर गलत कर दें, कुछ गड़बड़ कर दें, तो इनको बचाया गया है कि इनकी वजह से इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। लॉजिक समझ रहे हैं ना? अब एक LLP फर्म अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रहेगी और उसमें 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो 2 गड़बड़ करेंगे तो बाकी 8 भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहना चाहिए, तो मतलब क्या रहेगा फिर? ओके, सही है कि नहीं सही है? ओके, है ना? अनदर पार्टनर रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट। इन अदर वर्ड्स, ऑल पार्टनर्स विल बी एजेंट्स ऑफ LLP। एग्री? यस सर, एग्री। बट नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। यानी एक पार्टनर गलत करेगा तो उसके लिए दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हम LLP की तरफ जाएंगे ना, अगर ABCH में कोई टीचर गड़बड़ करता है ABCH के नाम से, तो दूसरे टीचर को थोड़ा ना पकड़ोगे आप, ABCH को पकड़ोगे एज एन LLP के तुम्हारे टीचर ने गड़बड़ किया मेरे को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? LLP एग्रीमेंट या डेफिनेटली जैसे पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के फॉर्म में होता था, वैसे ये भी एग्रीमेंट के फॉर्म में होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। उस टाइम पर क्या वो रिटर्न एग्रीमेंट कंपल्शन नहीं होता था 1932 में। यहाँ पर कंपल्शन है, उसमें आपके राइट्स लिखे, आपकी ड्यूटीज़ लिखी है, उसमें आप अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। बट अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो जो राइट्स और ड्यूटीज़ होंगे फिर वो इनके हिसाब से होंगे, जो इनके प्रोविजंस होंगे। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो अगर खुद का बनाते हो तो, नहीं तो फिर आपको LLP एक्ट 2008 फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अब रजिस्टर्ड हुए ना आप अपने नाम पर, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी अगर रजिस्टर्ड होगी तो क्या होगी? ABCH LLP एकेडमी। तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका लीगल प्रोसेस है, उसके अपने खुद के भी राइट्स हैं। ठीक है, जो नेचुरल पर्सन कर सकता है फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन भी करेगा। क्या क्या? जल्दी बोलो। प्रॉपर्टी को ख़रीदना, कॉन्ट्रैक्ट करना, दूसरे को सीव करना, खुद सीव होना। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये सब चीज़ें? लोन देना, लोन लेना। ठीक है, सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं कर सकता वो एज ए आर्टिफिशियल पर्सन। उसको आप जेल नहीं भेज सकते LLP को। वो किसी प्रकार की शपथ नहीं ले सकता, कसम नहीं खा सकता, नहीं, अब किसी से शादी नहीं कर सकता, डाइवोर्स नहीं सकता, उसमें फीलिंग्स नहीं होती हैं। वो कोई प्रोफेशन नहीं लर्न कर सकता, सीख सकता है, जैसे CA। यानी LLP कोई आर्टिफिशियल एंटिटी थोड़ी ना सीखेगी, वो सर्विसेज देगी अपने नेचुरल पर्सन के थ्रू। ठीक है, बस ये एक रजिस्टर में, ROC के रजिस्टर में एक एंटिटी है, ये इनविजिबल है, दिखती कहाँ है भाई? इमॉर्टल है, जिसे आप ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ लॉ ने पैदा किया तो लॉ ही ख़त्म करेगा। बट वो इमेजिनरी नहीं है, एग्जिस्टेंस है उसका, बट दिखेगा नहीं आपको, है ना? नॉट फिक्टिशियस नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, बट वो एग्जिस्टेंस में है। कहाँ? कागज़ों में। सही है। कॉमन सील, LLP एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका अपने कॉमन सील होगा। उसके 2 प्रकार के पार्टनर होंगे, पढ़ा था, पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। जो अपॉइंटेड है एटलीस्ट 2 होना, एक में से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना। पढ़ेगी नहीं पढ़े अपन ने भी, तो उनकी कॉमन सील भी होगी, है ना? बट मैंडेटरी नहीं है कि कॉमन सील हो। जैसे कंपनीज़ में भी अब मैंडेटरी नहीं रहा, मैंने आपको पढ़ाया था, 2 सेक्रेटरी की, 2 डायरेक्टर और सेक्रेटरी की साइन भी होती है, तो वो एज इक्वल एज एट पार एज कंपनी कॉमन सील माना जाता है। और वो जो कॉमन सील है वो किसी ऑफिशियली ऑथराइज पर्सन के सामने ही अगर हो तो बेहतर होगा। जैसे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होंगे उनके सामने अगर वो लगाई जाए, है ना, एफिक्स किया जाए, तो वही बेटर होगा डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, क्लियर है? लिमिटेड लाइबिलिटी तो मैंने पढ़ा दिया आपको। पार्टनर जितना पैसा लगाएंगे LLP में, उसके अनपेड अमाउंट तक उनकी लाइबिलिटी रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे LLP में एज ए पार्टनर मैंने लगाया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं, 1 लाख रुपये, है ना, मैंने अभी 50,000 पे किया हूँ, तो 50,000 की ही लाइबिलिटी होगी मेरी बची हुई। अब आगे अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है LLP की, तो उसमें मेरे को आप एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं बोलोगे, जैसे शेयर होल्डर का होता था वैसे ही। देखो लिखा है ना उसमें, जितना वो एग्रीड करेंगे ना, या जितना उन्होंने एग्रीड किया है कि चलो मैं 1 लाख के अलावा और 50,000 लगाऊंगा, मगर वो लिखना है एग्रीमेंट में, तो उतना ही आपकी लाइबिलिटी होगी। अब वो लिखा है या तो आप टेंजिबल कंट्रीब्यूशन होगा या इनटेंजिबल, इन काइंड ऑफ सर्विसेज। आप सर्विसेज भी दे सकते हैं ना एज ए पार्टनर। आपको एक्सपर्ट हो तो आप बोलोगे कि मेरी लाइबिलिटी होगी कि मैं आपको सर्विसेज पे करूँगा फ्री में या जो भी, मगर वो लिखी होनी चाहिए, लिमिटेड होगी वो। ठीक है, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यार बेसिकली तो यार अपन पढ़ चुके हैं कि पुराने पार्टनरशिप फर्म में भले कोई भी मैनेज कर ले, बट आपको एटलीस्ट अभी 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बहुत ज़रूरी है, जो लीगल कंप्लाइंसेस को फॉलो करे, जो लोकल लॉज पे डील करे, जो LLP एक्ट को समझे, जो लीगल है ना कंप्लाइंसेस पे डील करे। ये आपको बहुत ज़रूरी है ऐसे लोग होना। मिनिमम मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म पे आपको क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा, मिनिमम 2 लोग चाहिए, एडल्ट 2 पार्टनरशिप के लिए।
2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के बाद 2 मिनिमम पार्टनर चाहिए चालू करने के लिए, फिर उसमें से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना, उसमें से एक इंडिया का होना। ये तो दोनों ही चाहिए है ना, एक इंडिया का होना, रेजिडेंट इंडिया। आगे तो पढ़ा चुका मैंने आपको। और जो मैक्सिमम लिमिट है वो कुछ भी नहीं है, पहले थी, उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। 50 से ज़्यादा कंपनी फॉर्म में था ना पहले, तो 50 थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की भी पहले 50 होती थी। अब तो लिमिट ही नहीं है कोई, कितने भी बना। पब्लिक कंपनी जैसे लिमिटेशंस नहीं है, पब्लिक कंपनी में भी जैसे नहीं होती ना अनलिमिटेड मेंबरशिप, वैसे ही। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं है सेक्शन 8, तो इनका मेन मोटिव क्या होगा? टू अर्न प्रॉफिट। LLP कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल और फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पस। ठीक है। अब कई हॉस्पिटल्स और एजुकेशन है, आप लोग सर ये तो सर्विस है, अब तो सर्विस है ना, सर्विस दे रहे, पैसा कमाना तो मोटिव है, चैरिटी तो नहीं कर रहे ना, फोकट में नहीं बांट रहे कोई भी चीज़। ऐसा लोगों को बड़ा गलत फहमी होती है, कई हॉस्पिटल्स है ना ऐसे। इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एन LLP बाय अपॉइंटमेंट ऑफ एन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर उनको ऐसा लगा LLP कुछ गलत काम कर रही है, लीगल कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर रही है, फ्रॉड कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ROC या थ्रू एनी अदर अथॉरिटी उनके थ्रू इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, देखो एनी कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, एक सेकेंड ना, इंक्लूडिंग लाइक मर्जर्स, जब 2 LLPs मिल जाती हैं या 2 फॉर्म मिल जाती हैं, दैट इज़ मर्ज हो जाना, है ना, 2 बन के 2 एंटिटी मिल के 1 हो गई, है ना। बट उनकी आइडेंटिटी दिखती है, जैसे मारुति सुजुकी का एक जॉइंट वेंचर मर्जर था। अमेलगेमेशन का मतलब होता है दूसरी कंपनी में अमेलगेमेट होकर अपनी आइडेंटिटी को खो देना। जैसे टाटा जगवार का आप एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। कोई मान लो कोई LLP बहुत ही इंसॉल्वेंट पोजीशन पे, तो वो दूसरी किसी बड़ी LLP में अमेलगेमेट हो गई या किसी कंपनी में अमेलगेमेट हो गई, तो ऐसा हो सकता है इसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। बट LLP कानून को फॉलो करके करना है। तो अब दूसरे में अमेलगेमेशन हो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ ही हुआ ना एक प्रकार का। वो बोल रहा है मैं तेरी पूरे लोन चुका दूंगा, तो मेरे में जुड़ जा, अमेलगेमेट हो जा। और मर्ज होना मतलब अरेंजमेंट। अब मैंने अरेंजमेंट बीच में मुझको पढ़ाया था कंपनी लॉ में कि मर्ज होकर या तो वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या रिसोर्सेज खरीद रहे हैं या एक दूसरे के साथ मिलके दोनों की कमियों को दूर कर रहे हैं, रिसोर्सेज इंक्लूड कर रहे हैं। कन्वर्जन इनटू LLP, अ फर्म or a private company or an unlisted public company would be allowed to be converted into LLP as per the provision of the LLP Act 2008। अगर आपको कन्वर्ट करना, फिर आप कन्वर्ट करोगे तो मगर फिर बहुत सारे फीचर्स पे फ़र्क आएगा। जैसे मेंबरशिप, प्राइवेट कंपनी में होगी तो मेंबरशिप 200 हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आएगा, फिर आपको AOA MOA बनाना पड़ेगा आपको। ओके। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ इशूज़ आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी आपको ज़रूरत है फाइल करना है, डिलीवर करना है अंडर द एक्ट ऑफ 2008 LLP एक्ट, तो वो एक तो सॉफ्ट कॉपी में करना पड़ेगा, कंप्यूटर रेडेबल डॉक्यूमेंट्स होना, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है। और MCA की वेबसाइट पर डाल देना है। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहाँ पर पूरे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को रजिस्टर्ड और कंप्लायंस के थ्रू चलाया जाता है। और ये काम किसके थ्रू करोगे आप? जितने भी अपने आर्टिकल, मेमोरेंडम, एग्रीमेंट होंगे, ये सब ऑथेंटिकेटेड जो आपके पार्टनर है डेजिग्नेटेड, उनके थ्रू आप इसको फाइलिंग करवा देना। ठीक है। ओके। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर, आपको डिजिटल सिग्नेचर मिल जाती है MCA की तरफ से, आप उसको साइन करो और उसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेशन करवाओ। फॉरेन LLP 2(1)(m)(2) सबसेक्शन 1 क्लॉज M, अभी तो पढ़ा है मैंने आपको। जो इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इंडिया के बाहर है बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। और दूसरी बात, फॉरेन LLP और इंडियन LLP कैन बिकम अ पार्टनर्स, ये लोग मर्ज होकर काम कर सकते हैं, लिखा ना। या एक फॉरेन LLP एक पार्टनर की तरह एक इंडियन LLP को फॉर्म कर सकता है या उसका पार्टनर बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्लियर है? बहुत इजी है ना, बस ख़त्म बात। इसको अच्छे से पढ़ने का, क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं अपने का, फिनिश हो गया है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, आप एडवांटेजेस हैं, कुछ देख सकते हो। एग्रीमेंट के थ्रू चलती है तो फ्रॉड होने के चांसेस कम है, और वो कंपलसरी रिटर्न एग्रीमेंट है। पहले वाली पार्टनरशिप में ओरल हुआ करता था, तो ज़्यादा डिटेल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में थे, है ना। AOA बनाओ, MOA बनाओ, कंप्लायंसेस करो, इसको अपॉइंट करो, अंडर राइटर, ये यहाँ ऐसे कुछ भी नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ईजी टू फॉर्म है, ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है।
हर पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये तो सबसे अच्छी बात है ना। कंपनी में डायरेक्टर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी कभी कभी नहीं होती, प्रमोटर्स अपनी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड रखते हैं शुरू में। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, ज़रूरी नहीं इक्विटी कैपिटल इशू करो या बोरोड, जो इनको ठीक लगेगा, जैसे इनका LLP चलेगा वैसा कर सकते हैं। और इजी टू डिसॉल्व, मीटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंसेस बियर करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अपनी LLP को डिसॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। कंपनी फॉर्म से मैं कंपेयर करके अगर आपको बताऊँ तो डिसीजन मेकिंग फास्ट है इसमें, ठीक है, क्लियर है। चल फटाफट हो गया ना, समझ में तो आ रहा था अपने को, बट अक्सर लिख लेने का उसको कॉपी में पढ़ने के बाद में।